हेलो बच्चों, तो हम लोग आज एनटीएस का पेपर सॉल्व करने वाले, ठीक है ना। PT7 में जो मेरा फिज़िक्स का है उसका एक बार सॉल्यूशन देखते हैं। जैसे लेट्स सपोज यहाँ पे हम पहले एक बार चेक कर लेते हैं कि मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन एक बार देख लेते हैं। कह रहे हैं टू सोर्स ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 2500 एंगस्ट्रॉम एंड 3500 angstrom are used in young double slit experiment simultaneously. Which orders of fringe of two wavelength patterns coincide? यानी आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर आपको याद हो कि मेरे पास जो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट होता था और यहाँ से जो मेरे पास क्या कह रहा है कि विच ऑर्डर्स ऑफ फ्रिंज ऑफ टू वेवलेंथ पैटर्न कोइंसाइड, कौन सा पैटर्न कोइंसाइड होगा। तो लेट सपोज लैम्डा वाला वेवलेंथ अगर यहाँ पर आता था तो मेरे पास जो ये वैल्यू स्मॉल डी होती थी, ये वैल्यू कैपिटल डी होती थी, और जो फ्रिंज विथ होता था बीटा, ये मेरे पास कितना हो जाता था, लैम्डा डी बाई कैपिटल डी। क्या ये बात क्लियर समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे दो वेवलेंथ है, एक 2500 का, एक 3500 का। तो मैं ये क्या कह रहा है कि पहले लैम्डा 1 वाले का मान लेता हूँ कि N1 वाला फ्रिंज और लैम्डा 2 वाले का N2 वाला फ्रिंज कोइंसाइड हो रहे हैं, तो y की वैल्यू यहाँ पे ये दोनों वैल्यू सेम आ रही है। यानी आप क्या कह सकते हो, N1 बीटा 1 इजकल टू N2 बीटा 2, यही होना चाहिए। और N1 की वैल्यू अभी मुझे नहीं पता है, बीटा 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, लैम्डा डी बाई डी, और लैम्डा कितना है पहले वाले का 2500, और लैम्डा डी बाई डी इजकल टू N2 की वैल्यू हो जाएगी N2, और ये हो जाएगा 3500 डी बाई डी। तो यहाँ पे अगर आप डी से ये काट देते हो, ये इससे काट देते हो, तो यहाँ से आपको N1 बाई N2 का वैल्यू मिल जाएगा। N1 बाई N2 का वैल्यू आप देखोगे तो 35/25 होगा, यानी 5 7 5, यानी 7/5, यानी पहले वाले का 7th और दूसरे वाले का 5th ऑर्डर, ये दोनों क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है। तो 7th ऑर्डर ऑफ फर्स्ट एंड 5th ऑर्डर ऑफ सेकेंड, ये दोनों क्या कर रहा है, यानी इसका आंसर जो हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा बी। क्या यहाँ तक आंसर सही है? क्वेश्चन नंबर 2 एक बार डिस्कस करते। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, एक बार वो देख लेते। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर यहाँ पे देखूँ, क्वेश्चन कह रहा है इन फिगर सोन है पैरेलल बीम, वाइट लाइट का है, पैरेलल बीम जा रहा है, इंसिडेंट ऑन प्लेट स्लिट्स, देन डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट वाइट स्पॉट ऑफ द स्क्रीन O इज डी बाई ए, फाइंड द वैल्यू। यानी आप अगर मतलब ध्यान से देखो कि बेसिकली क्या है, ये एक पैटर्न है, ठीक है ना, और यहाँ पे मेरे पास यंग डबल स्लिट 2 स्लिट है, और इन 2 स्लिट के बीच के डिस्टेंस स्मॉल डी है, ठीक है ना। और मैं अभी मतलब ये जो लाइन दिया है इस पॉइंट को नहीं बोल रहा हूँ, मैं इसके मिड पॉइंट को बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो मेरे पास ये पॉइंट होता है और ये पॉइंट होता है। तो अगर आप देखोगे तो सबसे जो सेंटर वाला पॉइंट है, ये पॉइंट जिसको अभी मैं पॉइंट बी बोल रहा हूँ, यहाँ पे ब्राइटेस्ट क्या बनता है मेरे पास, फ्रिंज बनता है, ब्राइटेस्ट फ्रिंज बनता है, और ये ब्राइटेस्ट फ्रिंज कितना होगा, जस्ट d/2 पर होगा। अगर यहाँ पे मेरे पास इस तरह से वेव आ रहा है, तो आप ये देखना, ये पॉइंट O कहाँ पे मान रहा है, यहाँ पे ये है पॉइंट O, इसका ये पॉइंट O है, और ये देखना ये डिस्टेंस है d/2, और ये टोटल डिस्टेंस कितना दे रखा है, 2d/3, यहाँ से यहाँ की 2d/3 दे रखा है। तो यहाँ से ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा बच्चे, ये डिस्टेंस आ जाएगा आपके पास 2d/3 माइनस d/2 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, d/6 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो नियरेस्ट मेरे पास आ रहा है, ये पॉइंट P तो आएगा इस O से जस्ट नियरेस्ट पॉइंट पे, सही है। तो इस O से जस्ट नियरेस्ट पॉइंट पे जो सबसे ब्राइटेस्ट फ्रिंज होगा वो वैल्यू आ रही है d/6। तो यानी मेरे पास ये d/a की वैल्यू d/6 आ रही है, यानी a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6, यानी ऑप्शन सी सही है। यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बोलो यहाँ तक बात क्लियर है? इसी तरह एक थर्ड क्वेश्चन करते। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन है द वेव डिस्क्राइब बाई इतना वेयर x and y मीटर इन सेकेंड एंड इज अ वेव ट्रैवलिंग अलॉन्ग। अब आपको एक चीज़ याद होगा, क्वेश्चन नंबर 3 पे मैं देख लेता हूँ कि मेरे पास अगर वेव है y इजकल टू a साइन kx माइनस ओमेगा t प्लस फाई,
इस तरह का वेव है और मुझे अगर पता करना है कि यहाँ पे ये वेव किस डायरेक्शन में चल रहा है, तो अगर आपको k और ओमेगा में ये दोनों साइन अपोजिट होते थे तो आप क्या कहते थे कि वेव मेरा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। यहाँ पे भी देखना वेव की इक्वेशन कितना दे रखा है, y = 0.25 साइन 10 पाई x माइनस 2 पाई t दे रखा है। अभी देखना यहाँ पे k से अगर रिप्रेजेंट करूँ तो k की वैल्यू 10 पाई आ रही है और ओमेगा की वैल्यू 2 पाई आ रही है। क्या ये बात सही है? और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ओमेगा और k ये दोनों का साइन अपोजिट है। अपोजिट होने का मतलब वेव की जो वेलोसिटी है वो किस डायरेक्शन में होगा, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। किस डायरेक्शन में? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। दूसरा ये तो एक है और एक कह रहा है फ्रीक्वेंसी मुझे देखना है। अब फ्रीक्वेंसी मेरे पास क्या होता है, ओमेगा = होता है 2 पाई f होता है ना। तो यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू 2 पाई दे रखा है, = 2 पाई f है, तो f की वैल्यू 1 हर्ट्ज आ रहा है। एक ये वैल्यू हो गई पॉजिटिव, तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में फ्रीक्वेंसी नेगेटिव a नहीं हो सकता, b यहाँ पे c देख लेता हूँ, c कह रहा है पॉजिटिव एक्स ड्राइव फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज। और वेवलेंथ देख लेता हूँ। अच्छा वेवलेंथ आपको अगर निकालना है तो k का वैल्यू आपको पता है, k = होता है 2 पाई बाई लैम्डा, तो लैम्डा हो जाएगा 2 पाई बाई k और k की वैल्यू यहाँ पे 10 पाई दे रखा है, यानी 1/5 यानी 0.2 मीटर दे रखा है। यानी मेरा ऑप्शन सी आंसर सही होगा। यानी इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर होगा आंसर सी। बोलो यहाँ तक बात सही लग रहा है? चलो इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कितना कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एन ऑब्जर्वर मूव्स टुवर्ड अ स्टेशनरी सोर्स ऑफ साउंड। एक ऑब्जर्वर है, ये मान ले मेरे पास ऑब्जर्वर है और ऑब्जर्वर मूव कर रहा है विद अ स्टेशनरी सोर्स। यहाँ पे मेरे पास सोर्स कैसा है, सोर्स स्टेशनरी है, तो विद वेलोसिटी 1/5 कह रहा है एन ऑब्जर्वर मूव टुवर्ड अ स्टेशनरी सोर्स ऑफ साउंड विद अ वेलोसिटी 1/5 ऑफ द वेलोसिटी ऑफ साउंड। यानी ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, कितने से, vs/5 वेलोसिटी से, ठीक है ना। तो कह रहा है व्हाट परसेंटेज इंक्रीज इन अपरेंट फ्रीक्वेंसी, यानी जो इस सोर्स से इसको फ्रीक्वेंसी अपरेंट सुनाई देगा उसकी वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ से जो फ्रीक्वेंसी इसको सुनाई देगा वो क्या होगा, यहाँ से f0 सुन रहा है और यहाँ पे इसके पास f' फ्रीक्वेंसी पहुँच रहा है, तो f' की वैल्यू होती है f0 v साउंड v ऑब्जर्वर डिवाइड बाई v साउंड v सोर्स। v सोर्स तो वैसे भी 0 है, तो यहाँ पे प्लस माइनस। अब देखना ये ऑब्जर्वर पास में आ रहा है, मूव्स टुवर्ड्स अ सोर्स, पास में आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, बढ़ेगा। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा यानी यहाँ पे क्या आएगा, साइन प्लस का आने वाला है, तो ये f0 हो जाएगा, vs हो जाएगा, ये vo हो जाएगा vs/5 और ये वैल्यू हो जाएगा vs, जिसकी वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6/5 vs हो जाएगा, 6/5 vs/vs f0 हो जाएगा। यहाँ पे ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 6/5 f0 हो जाएगा, f' की वैल्यू। तो यहाँ पे अपरेंट परसेंटेज चेंज इन अपरेंट, यानी मुझे क्या निकालना है बेसिकली, डेल्टा f परसेंटेज चेंज फ्रीक्वेंसी में क्या हो जाएगा, डेल्टा f डिवाइड बाई f इंटू 100। डेल्टा f कितना हो जाएगा, इन फाइनल है 6/5 f0 माइनस f0 डिवाइडेड बाई f0, ये कितना हो जाएगा 1/5 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा। यानी मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा सी, यानी ऑप्शन 4 का आंसर है सी। क्या यहाँ तक बात सही है? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है उसको एक बार चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अ साउंड एब्जॉर्ब अटेंड्स द साउंड लेवल बाई 20 dB, द इंटेंसिटी डिक्रीज बाई अ फैक्टर। तो अगर आपको याद होगा तो मेरे मतलब जो इंटेंसिटी तो यहाँ पे अगर आपको याद होगा तो यहाँ पे जो L है यानी लाउडनेस की वैल्यू है, ये कितना होता था 10 log I/I0। क्या ये वाला कहानी याद है? अब अगर I/I0 होता था तो आपको ये भी पता है ये क्या कह रहा है, द एब्जॉर्बेंट अटेंड्स द साउंड लेवल बाई 20, यानी मेरे पास जो साउंड इंक्रीज हुआ है वो कितना हुआ है, 20 से इंक्रीज हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखना फॉर L1 के लिए मेरे पास इंटेंसिटी साउंड का मान लेता हूँ कितना है, I1 है, L1 के लिए I1 है, L2 के लिए मेरे पास मान लेता हूँ साउंड की इंटेंसिटी I2 है, और मेरे पास जो इंक्रीज हुआ है यानी L2 की वैल्यू कितनी है, L2 की वैल्यू आप कह रहे हो कि ये L1 से 20 dB ज़्यादा हो चुकी है, तो L1 की वैल्यू आप कितना लिखोगे, L1 की वैल्यू लिखोगे 10 log I1 डिवाइडेड बाई I0, और L2 के लिए क्या लिखोगे, L2 के लिए लिखोगे
10 log I2 डिवाइडेड बाई I0। बात यहाँ तक बिल्कुल सही लग रहा है। अच्छा, उसके बाद आप देखना L2 माइनस L1 ये क्या है, L2 माइनस L1। L2 माइनस L1 की वैल्यू 20 है और ये वैल्यू आप कितना लिखोगे, L2 की वैल्यू आप लिखोगे 10, जो कॉमन ले लेता हूँ, और ये कितना हो जाएगा log I2 डिवाइडेड बाई I0 माइनस log I1 डिवाइडेड बाई I0। यहाँ तक सही है। अब यहाँ पे 22 इजिकल टू कितना हो जाएगा, log ये माइनस है तो ये I2 बाई I1 हो जाएगा, और यहाँ पे 10 होता है तो ये कितना हो जाएगा, I2 डिवाइडेड बाई I1 इजकल टू 10 टू दी पावर 2 यानी 100 आ जाएगा। यानी I2 इंटेंसिटी किनका 100 टाइम्स हो जाएगा I1 के इनिशियल इंटेंसिटी के, तो 100 यानी आंसर इसका कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, यानी 100 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। बस वो एक छोटे से फॉर्मूले पे आंसर निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार ट्राई कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सेमीकंडक्टर का है, कह रहा है अ प्योर सेमीकंडक्टर हैज़ इक्वल इलेक्ट्रॉन एंड होल कंसंट्रेशन, यानी सेमीकंडक्टर का जो इलेक्ट्रॉन और होल का कंसंट्रेशन है वो 10 टू द पावर 16 है। कह रहा है डोपिंग बाय इंडियम इंक्रीज नंबर ऑफ होल कंसंट्रेशन NH की वैल्यू 2 इतने से इंक्रीज कर देता है, देन द वैल्यू ऑफ नंबर इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन Ne की वैल्यू पूछ रहा है इन द डोप्ड सेमीकंडक्टर। तो आपको देखना, इसमें आपका होल कंसंट्रेशन आपको दिया है, यानी Ni की वैल्यू दे रखा है कितना, 10 टू द पावर 16 दे रखा है। ये बात से एग्री हो। अब 10 टू द पावर 16 आपको दिया है और प्योर सेमीकंडक्टर है तो Ne और NH की वैल्यू सेम होगी। अब आपने डोपिंग किया है इंडियम में और इंक्रीज नंबर ऑफ होल NH 2 इतना, यानी नंबर ऑफ होल कितना कर दिया आप, जब आफ्टर डोपिंग किया, डोपिंग करने के बाद आपने इसमें नंबर ऑफ होल्स क्या कर दिए, बढ़ा दिए, और अब नंबर ऑफ होल्स कितने कर दिए, 5 इंटू 10 टू द पावर 22 कर दिए हैं। और वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इन Ne के वैल्यू पूछ रहा है। आपको ये पता है कि आप जब मास लॉ इफेक्ट पढ़े थे तो ये क्या कहता था, NH इंटू Ne इजकल टू Ni स्क्वायर होता था। तो Ne की वैल्यू क्या हो जाएगी, Ni स्क्वायर डिवाइड बाई NH, और Ni स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर 32 डिवाइड बाई NH हो जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर 22। ये कितना हो जाएगा 1/5 इंटू 10 टू द पावर 10, ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर 9 पर मीटर क्यूब आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू डी ऑप्शन मेरे पास सही दिख रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या आ जाएगा, डी। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन और है एक 7 का। क्वेश्चन नंबर 7 एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, फॉर LEDs to emit light in visible region electromagnetic light it should have energy band gap in the range of। अब यहाँ पे देखना, आपको एक चीज़ पता है कि विजिबल रेंज के लिए मेरे पास लाइट के लिए वेवलेंथ होता है, लाइट के लिए जो वेवलेंथ होता है वो 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 7000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। आई गेस 4000 से लेके अप्रॉक्सीमेट 7000 तक होता है, और ये विजिबल लाइट के लिए होता है। ठीक है ना। और विजिबल लाइट के लिए अगर मेरे पास यहाँ पे LED काम कर रहा है तो यहाँ पे जो बैंड गैप होना चाहिए, ये बैंड गैप इस एनर्जी, इसके फोटोन के एनर्जी के बराबर होना चाहिए। यानी मेरे पास जो एनर्जी बैंड गैप होना चाहिए वो इन एनर्जी के बराबर होना चाहिए। यानी hc/λ होता है फोटोन की एनर्जी, तो hc/λ1 से लेके hc/λ2, या फिर इसको आप 1240 डिवाइड बाई λ1 कितना हो जाएगा 4000, और ये हो जाएगा 1240 डिवाइड बाई ये हो जाएगा 7000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होना चाहिए। और अगर ये वैल्यू आप सॉल्व करोगे तो ये लगभग ये वैल्यू आपका आ जाएगा, ये 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा और ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। तो मेरे पास जो बैंड गैप होना चाहिए वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, या फिर 1.7 से ज़्यादा हो और 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर ये बैंड 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा हुआ तो मेरे पास लाइट वेव के जो फोटोन है उसकी एनर्जी नहीं होगी जो यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन को मूव करा सके। यानी मेरे पास ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर आएगा डी, 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक। ठीक है, तो यहाँ तक मेरे ख्याल से कहानी आपको सही लग रहा होगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा आपके पास डी। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि आपको 2 गेट दिया हुआ है। एक गेट ये दिया है, ये आपको पता है नॉट गेट होता है, और एक आपको दिया है ये, और ये आपको पता है ये और गेट है, ये और गेट है, ये नॉट गेट है, ये भी
नॉट गेट है। और ये कह रहा है इनपुट और आउटपुट के बारे में बात कर रहा है। अब देखना इनपुट मेरे पास है ए और बी, तो यहाँ पे अगर आप इनपुट की बात कर रहे हो तो आउटपुट मैं एक बार निकाल लेता हूँ। यहाँ पे नॉट गेट का मतलब ये ए बार हो जाएगा, यहाँ पे भी नॉट गेट का मतलब ए बार हो जाएगा। अब यहाँ पे ए बार मिल रहा है, ओ सॉरी यहाँ पे मैं थोड़ा सा डायग्राम गलत बना दिया हूँ, मैं इसको सही कर देता हूँ। ये है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे इनपुट मिल रहा है ए बार, यहाँ पे भी मिल रहा है ए बार, और यहाँ पे और गेट है यानी ये बी बार हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा ए बार प्लस बी बार, यही होगा आउटपुट मेरे पास। अब देखना यहाँ पे मुझे ये जो ग्राफ है इस पे देखना है। तो अगर इनपुट और देखना इनपुट या 1 हो सकता है 0 हो सकता है। तो अगर मेरे पास ए और बी दोनों कैसे हैं, ये आउटपुट कितना हो जाएगा ए बार प्लस बी बार। तो अगर ये दोनों 1 1 है तो मेरे पास आउटपुट जो होगा 1 बार का ये कितना हो जाएगा 1 बार प्लस 1 बार, 1 बार कितना हो जाएगा 0 प्लस 0, और ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी जब ये 1 था ये 1 था तो ये 0 आना चाहिए, नहीं ऑप्शन ए नहीं होगा, बी हो सकता है, सी नहीं होगा और डी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन मेरे पास बी केवल सही दिख रहा है। तो पहली नज़र में ही दिख गया मेरे पास कि ऑप्शन बी मेरे पास क्या है, सही ऑप्शन है। अच्छा एक मिनट सॉरी, यहाँ पे देखना ये और गेट नहीं है, ये नॉर गेट है बच्चा, क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा नहीं था। ये इस तरह का है, ये कैसा गेट होगा, नॉर गेट होगा। और नॉर गेट का मतलब क्या हुआ, नॉर गेट का मतलब हुआ कि आपका a प्लस बी का होल बार आएगा। तो ये होल बार आएगा, इस पे होल बार आएगा, और 0 प्लस 0 का होल बार कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 1 आ जाएगा। यानी ऑप्शन सी नहीं हो सकता, ए हो जाएगा, ए हो सकता है, बी नहीं हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है। अच्छा ये वाला एक बार चेक कर लेते हैं, जब ये भी 0 था और ये भी 0 था यानी ए भी 0 बी भी 0, तो 0 का बार प्लस 0 का बार का होल बार यही आने वाला है। 0 का बार 1 प्लस 1 इसका होल बार, 1 प्लस 1 1 का बार, ये 0 आना चाहिए। यानी जब दोनों 0 होगा तो ये वैल्यू 0 ए हो सकता है, बी नहीं हो सकता है, सी भी हो सकता है और डी भी हो सकता है। तो अच्छा ये वाला एक बार ऑप्शन चेक कर लेता हूँ, ठीक है। जब दोनों मेरे पास कैसे थे, एक मेरे पास ए कितना था 0 था और बी 1 था, तो ये कितना हो जाएगा ए 0 बार प्लस 1 बार का होल बार। 0 बार कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 बार 0 हो जाएगा, इसका होल बार कितना हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखना ये 0 है ये 1 है, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये सी या डी में से कोई ऑप्शन होगा। अब सी या डी में अगर ये देखोगे ए मेरा 1 है और बी मेरा 0 है, ए 1 है और बी 0 है, तब देख लेते कितना आएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे ए बार प्लस 0 बार का होल बार होगा इस टाइम पे, ये कितना आ जाएगा 0 प्लस 1 का होल बार, ये कितना आ जाएगा 0। यानी यहाँ पे भी वैल्यू कितनी आनी चाहिए 0 आनी चाहिए, यानी ऑप्शन डी मेरे पास है। यानी मेरे पास इसका जो आंसर होगा वो आंसर कितना होगा, आंसर आ जाएगा डी। यहाँ पे आप अगर देखोगे तो ये आपको 1 1 पे 1 दिखेगा, 0 0 पे 0, 0 1 पे 0, नॉर गेट की तरह कुछ नज़र आ रहा है, ठीक है ना। तो 8वें का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि मेरे पास जो पार्टिकल ए है वो डिके हो रहा है A1 से, फिर A2, फिर A3 और फिर A4, अल्फ़ा बीटा, फिर अल्फ़ा डीके और गामा डीके। अब यहाँ पे एक छोटा सा पोर्शन है, ये आप एक बार देख लेना। अल्फ़ा की वैल्यू होती है मेरे पास 4 और इस पे चार्ज होता है +2, बीटा में होता है मेरे पास मास 0 और चार्ज होता है -1, और गामा पे होता है मेरे पास ये भी 0 होता है और चार्ज भी 0 होता है, राइट। तो यहाँ पे अगर आपके पास अल्फ़ा डीके हो रहा है तो मेरे पास ये पॉइंट ए पे कितना हो जाएगा, ए का मेरे पास मास दिया है, मास कितना है, मास नंबर है 180, ये 180 है, और मेरे पास एटॉमिक नंबर 72 दिया है। तो अल्फ़ा का मतलब कितना हुआ 2 4 अल्फ़ा 2, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे A1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, मास नंबर हो जाएगा 176, ये 2 अल्फ़ा 4 होता है, तो ये तो 4 से कम हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, अल्फ़ा की वैल्यू 2 एंड ये 4 और चार्ज हो जाता है +2, तो यहाँ अल्फ़ा कितना हो जाएगा 2 अल्फ़ा 4 होगा। 2 अल्फ़ा 4 यानी 180 में से ये 4 चला जाएगा, कितना आ जाएगा 176, और ये कितना 2 हो जाएगा 70। बीटा वाला मेरे पास अगर देखूंगा तो बीटा कितना होता है 0 -1 होता है, तो मास नंबर तो वही रहेगा 176, और ये चेंज हो जाएगा 70, ये हो जाएगा 71। अगर एक निकला है तो
तो इस 71 हो जाएगा। अल्फ़ा फिर हो जाएगा मेरे पास 2He4, तो इसमें 4 फिर ऐड हो जाएगा, ये कितना होगा 176 से 180 हो जाएगा। और इसमें 4 क्या बोलते हैं जो मास एटॉमिक नंबर है ये कितना ऐड हो जाए, कम हो जाएगा, 2 कम हो जाएगा यानी 69 हो जाएगा। और गामा मेरे पास 0 0 होता है तो कुछ भी चेंज नहीं आएगा, तो 180 और 69। अच्छा यहाँ पे 4 कम हो जाएगा ना, सॉरी, यहाँ पे आपका जो मास नंबर है ये कितना कम हो जाएगा, 4 कम हो जाएगा, 4 और कम हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 172, और ये तो 69 ही हो जाएगा। और जो A3 का होगा वही A4 का होगा 172 और 69, तो 172 और 69, इसका आंसर A आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर एक बार 10 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, कह रहा है एक न्यूक्लियस ऑफ मास m प्लस डेल्टा m। तो मेरे पास एक न्यूक्लियस है जिसका मास m प्लस डेल्टा m है, और कह रहा है इज एट रेस्ट एंड डिकेज इनटू m डॉटर न्यूक्लियाई ऑफ m/2, यानी ये कितने मास में चला गया, m/2 मास, और m/2 ये 2 न्यूक्लियस में टूट चुका है। और ये 2 न्यूक्लियस में अगर टूटेगा तो इसकी वेलोसिटी अगर v होगी तो मोमेंटम कंजर्वेशन, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स तो लगा नहीं, तो मोमेंटम कंजर्वेशन से इसकी भी वेलोसिटी v बोल सकते हो। कह रहा है स्पीड ऑफ लाइट से देन स्पीड ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई, यानी ये v की वैल्यू कितनी होगी ये निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखना कि मुझे जो काइनेटिक एनर्जी मिला है वो किसके वजह से मिला है, इसमें जो मास में चेंज हुआ उसके वजह से। तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी में गेन हुआ वो किसके वजह से मिला, ये जो डेल्टा m मास है ये इस एनर्जी में जो कन्वर्ट हुआ, यही एनर्जी तो इसके काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ होगा। तो यहाँ पे इसके वजह से जो एनर्जी आएगा वो डेल्टा m(c²) आएगा, सही है। तो यहाँ पे आप देखना जो टोटल काइनेटिक एनर्जी गेन हुआ वो कितना आया, हाफ एक का मास m/2 इंटू v² प्लस दूसरे का भी एनर्जी होगा हाफ m/2 इंटू v², और ये किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा m(c²) के। तो यहाँ पे जो v की वैल्यू आ जाएगी ये कितनी आ जाएगी, हाफ m/4 ये m/2 यानी 2 डेल्टा m(c²) बाई कैपिटल M का अंडर रूट, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, अंडर रूट 2 डेल्टा m/m इंटू c। तो यहाँ पे ऑप्शन चेक कर लेते हैं कौन सा सही है, 2 डेल्टा m/m इंटू सी, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है रेडियो एक्टिव मटेरियल A हैज़ डीके कांस्टेंट, यानी A जो मटेरियल है इसका डीके कांस्टेंट है 8 लैम्डा, और जो B वाला मटेरियल है इसके डीके कांस्टेंट है ये। तो Na यानी कितना वैल्यू ये हुआ है, और इनिशियल दोनों में कह रहा है कि इनिशियली सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है, तो इसका भी n0 नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बोल दूँ इसका भी, तो ये Na की वैल्यू हो जाएगी n0 e के पावर माइनस 8 लैम्डा टी, और यहाँ Nb की वैल्यू आफ्टर सम टाइम कितना बचेगा, e के पावर माइनस लैम्डा टी। और कह रहा है इनिशियली दोनों सेम है, आफ्टर व्हाट टाइम द रेशियो नंबर न्यूक्लियाई ऑफ वन मटेरियल B to A will be 1/E, यानी of one material B to that A will be यानी NB by NA, ये वैल्यू कितना बोल रहा है, ये वैल्यू बोल रहा है 1/E के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे NB की वैल्यू देख लेते हैं, NB की वैल्यू कितना है, n0 e के पावर माइनस लैम्डा टी डिवाइड बाई Na की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n0 e के पावर माइनस 8 लैम्डा टी, ये 1/E के बराबर हो जाएगा, इससे ये कट जाने वाला है ना। तो ये कितना हो जाएगा, e के पावर माइनस लैम्डा टी और इजकल टू क्या हो जाएगा, e के पावर माइनस 8 लैम्डा टी डिवाइड बाई ई, और ये -1 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर ln कॉमन ले लूँगा तो माइनस लैम्डा टी इजकल टू माइनस 8 लैम्डा टी -1 आ जाएगा। यहाँ पे इसको यहाँ पे ले 1/E, यहाँ पे अगर आप करोगे तो ये हो जाएगा 7 लैम्डा टी इजकल टू -1, यानी टी इजकल टू -1/7 लैम्डा होगा। यहाँ पे क्वेश्चन में एक छोटा सा मिस्टेक है कि ये 1/E नहीं होगा, क्योंकि आप खुद देखो कि पहले वाले का डीके कांस्टेंट ज़्यादा है, यानी पहला जो A है वो ज़्यादा डीके हो रहा होगा और B वाला धीरे डीके हो रहा होगा। यानी अगर मैं बात करूँ तो कुछ टाइम के बाद अगर मेरे पास 1/E वैल्यू नहीं होगा, यहाँ E होगा, इसको आप लोग E कर लेना, ठीक है ना। ये वैल्यू E रेशियो 1 के ऊपर है, ये +1 होगा, ये +1 होगा, तो आंसर आपके पास आ जाएगा, 1/7 लैम्डा, यानी ऑप्शन ए मेरे पास शुड बी
करेक्ट आंसर, राइट। क्वेश्चन नंबर 12 एक बार ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि मेरे पास दो पार्टिकल हैं x1 और x2। x1 का 10 लैम्डा है डीके कांस्टेंट और x2 का है लैम्डा मेरे पास डीके कांस्टेंट, राइट। और यहाँ पे कह रहा है कि इनिशियली इन दोनों के पास में जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हैं वो कैसे हैं, वो दोनों जगह पे सेम है। तो इसका भी t=0 पे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई n0 है और इसका भी t=0 पे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई n0 है। और कह रहा है कि देन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई विल बी, ये लाइन ही ये 1/2 होगा, ठीक है ना, ये मेरे पास 1/2 होगा। तो मुझे क्या पता करना है कि टाइम पता करना है, टाइम व्हेन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट x1 और नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट x2 ये कितना हो जाए, 1/2 हो जाए, ठीक है। तो nx1 की वैल्यू आप कितना लिखोगे, n0 e के पावर माइनस लैम्डा टाइम्स t लिखोगे, माइनस लैम्डा इसका कितना होगा, डीके कांस्टेंट 10 लैम्डा इंटू टी, और nx2 की वैल्यू कितना लिखोगे, n0 इनिशियल उसका भी उतना ही है, माइनस लैम्डा इंटू टाइम t। ये रेशियो ले लिया और ये रेशियो 1/2 के बराबर है। n0 से n0 चला जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 इक्वल टू e के पावर -9 लैम्डा t। अब अगर इसको मैं ln 1/2 बोलूँ, ln दोनों साइड में ले लेता हूँ, तो ये ln 1/2 हो जाएगा इक्वल टू माइनस लैम्डा t। तो ये कितना हो जाएगा, ln यहाँ पे ये 1/2 नहीं है बच्चे, ये 1/e होगा, ठीक है ना, nx, और ये 1/e होगा, तो ये भी कितना होगा, ये 1/e होगा, और ये 1/e होने के बाद ये भी कितना होगा, ये भी 1/e होगा। और यहाँ पे ln 1/e का मतलब कितना हो गया, ln 1/e का मतलब हो गया -1 इक्वल टू माइनस लैम्डा 9 लैम्डा t। तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/9 लैम्डा, और 1/9 लैम्डा मतलब मेरे पास ऑप्शन नंबर आंसर जो है वो d क्या है, वो d करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि इफ़ m a z mp एंड mp डिनोट द मासेस ऑफ न्यूक्लियस a ZXA, Z नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गया, A मास नंबर हो गया, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन रिस्पेक्टिवली इन यूनिट मेरे पास 1U की बराबर है, एंड बाइंडिंग एनर्जी रिप्रेजेंट विद B, और बाइंडिंग एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है। तो इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही ऑप्शन होगा। तो मेरे पास पहले जो X था वो मूव कर गया, तो आपको इतना पता है कि मेरे पास जो नया मास होगा, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 13 में जो नया मास होगा वो क्या होगा, इनिशियल न्यूक्लियस का मास इंटू माइनस डेल्टा एम, ठीक है ना। इनिशियल न्यूक्लियस का मास कितना होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होंगे, Z mp हो जाएगा, प्रोटॉन का मास लिख दिया। अब न्यूट्रॉन कितने होंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे A माइनस जेड, और इसका मास हो जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इंटू एक मास का न्यूट्रॉन, और इतना हो गया, ठीक है ना। ये हो गया माइनस डेल्टा एम। अब आपको पता है कि जो बाइंडिंग एनर्जी होता है वो होता है डेल्टा एम सी स्क्वायर, तो डेल्टा एम कितना हो जाएगा, बाइंडिंग एनर्जी बाई सी स्क्वायर, यानी आपके पास ये आंसर आ जाएगा। देख लेना ये ऑप्शन किस में मैच कर रहा है, जेड एम पी ए माइनस जेड एम एन और माइनस बी ई बाई सी, ऑप्शन ए है, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देख लेना, इसका देख लेना क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, डायग्राम शोज एनर्जी लेवल फॉर इलेक्ट्रॉन एट सर्टेन एटम विच ट्रांजेक्शन शोन रिप्रेजेंट एमिशन ऑफ फोटोन विद द मोस्ट एनर्जी। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये मेरे पास एनर्जी लेवल दिया n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3 और n इक्वल टू 4। अब अगर मुझे सबसे बड़े एनर्जी ट्रांसफ़र की ज़रूरत है तो यहाँ पे ये पहले का दे रखा है, ये मेरे पास दूसरा दे रखा है, ये मेरे पास थर्ड नंबर दे रखा है, और ये मेरे पास थर्ड नंबर ये नहीं दे रखा, थर्ड नंबर ये दे रखा है, और फोर्थ मुझे क्या दे रखा है, फोर्थ ये दे रखा है, राइट। तो ये चार में से आप देखो सबसे ज़्यादा एनर्जी गैप जो मिलता है 1-2 के बीच में मिलता है और 2-3 के बीच में। तो अगर आप देखोगे तो पहला वाला आपको मिलेगा जो मैक्सिमम एनर्जी गैप का क्या करेगा, फोटोन रिलीज़ करेगा। तो मेरे पास जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला, यानी आंसर मेरे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेरे पास करेक्ट आंसर है। क्या यहाँ तक ये भी क्लियर है, सिंपल ही था। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि इन बोर मॉडल इलेक्ट्रॉन मूव्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। ठीक है, मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है जो इस सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है जहाँ पे इसका रेडियस है r।
कंसीडर इलेक्ट्रॉन करंट लूप, इसका मैग्नेटिक मोमेंट कहाँ होगा। अच्छा, इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा है तो उसके वजह से इसमें करंट यहाँ पे मूव होगा, ठीक है ना। करंट की वैल्यू कितनी होगी, करंट की वैल्यू होगी Q/T, जहाँ पे Q क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और कैपिटल T क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड इसका कितना होगा 2πr/v, ठीक है ना। ऐसे इक्वल टू 2πr/v हो जाएगा टाइम पीरियड। वेलोसिटी अभी इस इलेक्ट्रॉन का v मान लेता हूँ, तो इसको टोटल एक पाथ करने में डिस्टेंस लगेगा 2πr डिवाइड बाई ये कितना हो जाएगा वेलोसिटी, तो ये I आ गया। तो यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट अगर आप देखोगे तो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू किस डायरेक्शन में आएगी, डाउनवर्ड आएगी। मैग्नेटिक मोमेंटम कितना आ जाएगा I × A, तो मैग्नेटिक मोमेंटम जो आएगा यहाँ पे I की वैल्यू हो जाएगी Q/2πr × V, और A की वैल्यू हो जाएगी πr²। तो Q तो मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो Q की वैल्यू E होगी, वेलोसिटी V होगी अपॉन 1r से 1r चला जाएगा, EV पाई से पाई चला जाएगा, तो ये पाई से पाई चला गया, r बचेगा, EV/r डिवाइडेड बाई 2, और ये मेरे पास v की वैल्यू आप पुट करोगे और ई बोर मॉडल में, तो आपके पास जो वैल्यू निकल के आएगा वो आएगा E/2mn²h/2π। ऑप्शन नंबर डी आपके पास करेक्ट आ जाएगा। v की वैल्यू आप और r की वैल्यू बोर मॉडल में आपको आइडिया है कि क्या होगा, एक बार वैल्यू पुट करना, आंसर निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड बाय लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इंसिडेंट ऑफ सरफेस ऑफ मेटल वर्क फंक्शन 5। तो मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगा उस इलेक्ट्रॉन का एमिटेड बाय लाइट ऑफ वेवलेंथ। मान लो मेरे पास ये एक सरफेस है, ठीक है ना, जिसका वर्क फंक्शन कितना है 5 है, और इसमें मैंने एक फोटोन किया, और फोटोन के वजह से एक इलेक्ट्रॉन मेरे पास फ्लो हुआ, जिसकी काइनेटिक एनर्जी Ke होगी 12mv², सही है। तो यहाँ पे आप देखना है जो मेरे पास फोटोन है, फोटोन की एनर्जी होती है hc/λ, एक फोटोन, और उस फोटोन की एनर्जी कहाँ कहाँ जा रहा है, एक तो इलेक्ट्रॉन को इससे बाहर निकालने में 5, प्लस इसको जो काइनेटिक एनर्जी मैक्स दिया Ke मैक्स, तो EP की वैल्यू कितनी होगी hc/λ इजकल टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा 12mv मैक्सिमम स्क्वायर। तो v मैक्सिमम की वैल्यू कितनी हो जाएगी hc/λ माइनस 5, और ये हो जाएगा 2 टाइम्स डिवाइडेड बाई m इसका अंडर रूट, ठीक है ना। अब यहाँ पे देख लेना वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 ब्रैकेट में hc माइनस 5λ डिवाइड बाई mλ, ठीक है ना। तो आंसर मेरे पास यहाँ पे आप चेक करोगे तो C ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, तो आंसर C इसका करेक्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, एक बार ट्राई कर लेते हैं। कह रहा है अ 5 वॉट सोर्स एमिट्स मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम व्हेन प्लेस 0.5 मीटर अवे। तो एक 5 वोट का सोर्स है, यानी सोर्स का जो पावर है वो कितना है 5 वॉट है, 5 वोट का पावर है, और ये लाइट एमिट कर रहा है 500, तो इस ये लाइट एमिट कर रहा है कितने एंगस्ट्रॉम का 500 एंगस्ट्रॉम का। फिर क्या कह रहा है व्हेन प्लेस्ड एट 0.5 मीटर अवे इफ लिबरेट फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम फोटो सेंसिटिव मेटेलिक सरफेस। अगर ये एक मेटेलिक सरफेस कितने डिस्टेंस पे है, ये मेटेलिक सरफेस है जिसकी ये डिस्टेंस कितनी दे रखी है, ये दे रखा है 0.5 मीटर अवे, ठीक है ना। सोर्स इज मूव्ड एट डिस्टेंस 1 मीटर, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन लिबरेटेड विल बी रिड्यूस बाई फैक्टर ऑफ। तो ये मेरे पास जब 0.5 पे था तो यहाँ से जो फोटो निकल रहे थे वो n1 मान लेता हूँ कि नंबर ऑफ n1 फोटॉन्स निकल रहे थे इस सरफेस से। अगर मैं इस डिस्टेंस को 2 टाइम्स कर देता हूँ, 0.5 से कितना कर दिया 1 मीटर कर दिया, तो नंबर ऑफ फोटोन कितना निकलेंगे, ठीक है, रिड्यूस बाई फैक्टर। तो यहाँ पे देख लेना आपको, ठीक है, यहाँ पे आपको फॉर्मूला क्या पता है कि यहाँ से जो पावर सोर्स निकल रहा है और यहाँ पे जो पावर पहुँचेगा, ये पावर कितना पहुँचेगा, ये पावर होगा P0 अपॉन एरिया, और एरिया अभी मैं देख लूँ कितना निकल जाएगा 4πr² हो जाएगा, 4πr², ठीक है। यहाँ से जो आप r डिस्टेंस पे एक सरफेस लोगे तो इस पॉइंट पे जो पावर पहुँचा, पावर P, वो P कितना होगा P0 डिवाइड बाई 4πr²। और आपको पता है जो पावर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स के, तो यहाँ पे P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है N के, ये बात सही है। तो मैं यहाँ पे P1 बाई P2 बोल दूँ, यानी जब ये डिस्टेंस मेरा कितना था 0.5 और P1 पहुँचा, जब मैं डिस्टेंस 1 मीटर लूँगा तो कितना पहुँच रहा है P2 पहुँच रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये N1 बाई N2 हो जाएगा, और ये डायरेक्टली इक्वल प्रोपोर्शनल है, पावर
1/r के प्रोपोर्शनल है, यानी R2 स्क्वायर डिवाइड बाई R1 स्क्वायर हो जाएगा। तो R2 कितना है 2 टाइम्स हो जाएगा, तो 4:1 हो जाएगा, यानी आंसर कितना हो जाएगा P1/P2 इज इक्वल टू N1/N2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा। यानी यहाँ से अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स निकल रहे थे N1 तो N2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, N2 की वैल्यू 1/4 टाइम्स हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। कितने टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा 4 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन डी आ जाएगा, यानी 4। क्वेश्चन नंबर 18 एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, अ स्मॉल स्फेयर रेडियस आर फॉलन ऑफ रेस्ट इन विस्कस लिक्विड, एज अ रिजल्ट heat is produced due to viscous force. The rate of production of heat when the sphere attains its terminal velocity is proportional to rate of production of heat. तो यहाँ पे आप देखना, ये मान लो कोई विस्कस वेलोसिटी है या विस्कस लिक्विड है। विस्कस लिक्विड में मेरे पास एक कोई बॉल ड्रॉप कर रहा हूँ, ठीक है ना, और इसकी टर्मिनल वेलोसिटी होगी vt। अच्छा, यहाँ पे अगर टर्मिनल वेलोसिटी है तो यहाँ पे जो विस्कस फोर्स लग रहा होगा ये होगा 6 पाई नीटा r इंटू टर्मिनल वेलोसिटी vt के बराबर। अब यहाँ पे कह रहा है कि रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट, यानी यहाँ इस फ्लूइड के वजह से जो हीट रिलीज हो रहा होगा उसका रेट क्या होगा, तो वो क्या लिखूँगा dh/dt। ये तो मेरे पास पावर आ गया, और पावर का फॉर्मूला क्या होता है सर, फोर्स इनटू इसकी जो वेलोसिटी होगा। अब फोर्स की वैल्यू कितनी है 6 पाई नीटा rv और इनटू वेलोसिटी v हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 6 पाई नीटा rv स्क्वायर हो जाएगा। क्या यहाँ तक बात सही है? अब अगर यहाँ पे देखो आप, जो टर्मिनल वेलोसिटी है, टर्मिनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा सर, टर्मिनल वेलोसिटी में 6 पाई नीटा rv ये इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, mg के इक्वल हो जाएगा। और mg की वैल्यू क्या होगी, रो 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब इंटू रो vg, यही आने वाला। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो टर्मिनल वेलोसिटी ये क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है r स्क्वायर के। तो यहाँ पे अगर आप पावर यानी रेट ऑफ हीट देखोगे जो इस फोर्स की वजह से जनरेट हो रहा है, ये r इंटू वी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, और r तो ये हो गया, और v स्क्वायर कितना हो जाएगा r स्क्वायर का स्क्वायर, यानी r के पावर 5 के प्रोपोर्शनल आएगा इस फोर्स के वजह से पावर, और इस फोर्स की वजह से जो पावर है वही रेट ऑफ हीट है जो जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा सी। सही है। 18 के बाद एक बार 19 चेक करें। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, इफ अ रेशियो ऑफ डायमीटर लेंथ एंड यंग मॉडुलस ऑफ स्टील एंड कॉपर वायर शोन इन फिगर PQS। लेंथ, अच्छा रेशियो डायमीटर का, लेंथ का और यंग मॉडुलस का स्टील और कॉपर में। तो यहाँ पे मान लेता हूँ रेशियो डायमीटर का, यानी रेशियो रेडियस का भी वही होगा, तो रेशियो ऑफ रेडियस कितना हो जाएगा, P दे रखा है स्टील का और कॉपर का, RS/RC ये कितना दे रखा है, P दे रखा है, और क्या क्या वैल्यू दे रखा है, लेंथ यानी L स्टील का डिवाइड बाय L कॉपर का ये Q दे रखा है, और क्या दे रखा है यंग मॉडुलस, यंग मॉडुलस स्टील का डिवाइड बाय यंग मॉडुलस कॉपर का ये दे रखा है S, है ना। देन द करस्पॉन्डिंग रेशियो इंक्रीज डेल्टा L। तो आपको पता है यंग मॉडुलस होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन डेल्टा L/L, है ना। तो डेल्टा L की वैल्यू आप क्या लिखोगे, FL डिवाइड बाई YA, यही लिखोगे। और यहाँ पे देखना स्टील में एक चीज़ और लिख लो कि स्टील में जो टेंशन जनरेट हो रहा है TS, ये कितना हो जाएगा 567 mg के बराबर हो जाएगा, 7 mg के बराबर हो जाएगा स्टील में जो टेंशन जनरेट होगा, और कॉपर में जो टेंशन जनरेट होगा वो 5 mg के बराबर होगा। यानी अगर आप यहाँ से देखोगे TS/TC ये कितना हो जाएगा 7/5। अब आपको बेसिकली क्या निकालना है, आपको यहाँ पे निकालना है डेल्टा L किसका, इंक्रीज देयर लेंथ, फाइंड द देन द करस्पॉन्डिंग रेशियो ऑफ इंक्रीज इन देयर लेंथ। तो डेल्टा S/डेल्टा C निकालना है। डेल्टा S/डेल्टा C क्या हो जाएगा कि सर क्रॉस सेक्शन लेंथ तो दोनों का सेम है, नहीं लेंथ भी अलग अलग है, राइट। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा FS/LS डिवाइड बाई AS/YS और इनटू ये कितना लिख दोगे आप यहाँ पे डेल्टा C, FC/LC/AC और YC। तो यहाँ पे आप देखोगे तो FS डिवाइड बाई FC आ गया, और यहाँ पे आप देखोगे कितना आ जाएगा LS/LC आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई AS/AC आ जाएगा, और ये YS/
वाई सी आ जाएगा। अब एफ एस बाई एफ सी की वैल्यू कितनी है, एफ एस बाई एफ सी है 7/5 इंटू एल एस बाई एल सी कितना है, क्यू है, डिवाइडेड बाई ए एस बाई ए सी कितना है, एरिया। अब देखना ये एरिया अगर देखूंगा तो आर स्क्वायर अगर कर दूं तो ये क्या एरिया के प्रोपोर्शनल ये जाएगा, ए एस स्क्वायर, ए एस डिवाइड बाई ए सी, तो ए एस बाई ए सी पी स्क्वायर के प्रोपोर्शन हो जाएगा, ये पी स्क्वायर हो गया, इंटू वाई एस बाई वाई सी हो जाएगा एस, ये कितना हो जाएगा 7/5 क्यू पी स्क्वायर ऐसा आ जाएगा, 7/5 7 क्यू पी स्क्वायर एस, यानी आंसर मेरे पास कौन सा आ जाएगा, यहाँ पे इसका आंसर होगा, आंसर बी निकल के आ जाएगा। बस इतना सा था। क्वेश्चन नंबर 20 एक बार ट्राई कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का है रेक्टेंगुलर फ्लेम ऑफ लिक्विड इज एक्सटेंडेड फ्रॉम इतना टू इतना। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर फ्लेम है, रेक्टेंगुलर फ्लेम है, ठीक है, उसका पहला कितना है 4/2 है, यानी एरिया कितना हो जाएगा A1 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, और अब कितना हो गया, अब इंक्रीज होके ये हो गया है 5/4 में, यानी A2 कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। वर्क डन जो है, वर्क डन कह रहा है कि करने में कितना लगा, 3 × 10⁻⁻⁴ जूल लगा। तो कह रहा है वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन। अब जो इसका सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहा हो उसमें जो वर्क डन होगा वो वर्क डन कितना होगा, T × ΔA, सही है। तो यहाँ पे देखना T × ΔA कितना हो जाएगा, वर्क डन तो आपको दिया हुआ है 3 × 10⁻⁻⁴, T की वैल्यू नहीं पता। अच्छा यहाँ पे देखना इसका जो सरफेस होता है जब 100 फिल्म का होता है 2 सरफेस होता है, तो यहाँ पे जो सरफेस एरिया लिख रहा हूँ मैं उसको 2 टाइम्स कर दूँ क्या, क्योंकि यहाँ पे 2 सरफेस है। तो डेल्टा ए आप कितना लिखोगे सर, 40 - 16 और सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको चेंज करने के लिए 10⁻⁻⁴ से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई, ये मेरे पास कट जाएगा। तो टी की वैल्यू कितनी आएगी, 3/4 20 24, और ये कितना आ जाएगा 1/8, 1/8 का मतलब कितना हो जाएगा आपके पास 0.125 हो जाएगा क्या, ठीक है ना, 010 सही है। तो 0 टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इतना आंसर आ जाएगा, यानी आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी मेरे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा, सही है। क्वेश्चन नंबर 21 एक बार ट्राई कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है होमोजीनियस सॉलिड सिलिंड्रिकल ऑफ लेंथ L, ये L लेंथ का है टोटल, और ये D और 2D दो मीडियम में है, ठीक है ना। तो ये टोटल L लेंथ का है, और यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है ये 3L/4 है, और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ L/4 हो जाएगा अगर टोटल लेंथ L है। और ऊपर वाला जो लिक्विड है उसका डेंसिटी कितना है, उसका डेंसिटी D है, और नीचे वाले का डेंसिटी 2D है, ठीक है। तो कह रहा है कि द लोअर डेंसिटी P0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 है, देन डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज गिवन बाई, जो अगर मैं इस तरह से इसको रखने की फ्लोट करने की कोशिश करूं तो इसकी डेंसिटी ना 2D से ज़्यादा होगी, क्योंकि 2D से ज़्यादा होता तो नीचे गिर जाता, D से कम होता तो ऊपर फ्लोट करता, यहाँ पर है तो D और 2D के बीच में कुछ होगा, है ना। और कितना होगा ये अब कैसे निकालें, तो यहाँ पे देखो अगर ये फ्लोट कर रहा है तो एफ नेट इस पर कितना लगेगा, 0 लगेगा, और एफ नेट कहाँ पे लगेगा सर, इस लिक्विड पे जो 2D वाला है वो केवल इस वाले वॉल्यूम के वजह से बैलेंस फोर्स लगाएगा, कितना लगाएगा, F1 मान लेता हूँ, जो कि होगा लिक्विड 2 की डेंसिटी, और लिक्विड 2 की डेंसिटी है कितनी 2D इंटू G इंटू V इनसाइड, और टोटल वॉल्यूम अगर मैं V मान लेता हूँ तो इसका 1/4 वॉल्यूम ये अंदर, ये कितना वॉल्यूम हो जाएगा 1/4 वॉल्यूम हो जाएगा, और ये 3/4 वॉल्यूम हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1/4 V। और यहाँ पे आप देखो जो पहला वाला लिक्विड है ये F2 कितना फोर्स लगाएगा, ये वाले लिक्विड का डेंसिटी D इंटू G इंटू 3V/4 लगाएगा, और यहाँ पे जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो कितना लगेगा, ऑब्जेक्ट का डेंसिटी G इंटू टोटल वॉल्यूम V। अब नेट फोर्स 0, यानी आप क्या बोलोगे F1 + F2 ये किसके बराबर होगा, mg के। F1 की वैल्यू कितनी होगी 2DG 1/4V, F2 की वैल्यू कितनी होगी DG 3V/4 = mg की वैल्यू ρ0 GV, V से V चला जाएगा, G से G चला जाएगा, ρ0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी D/2 + 3D/4, यानी 5D/4 आ जाएगा, और मुझे ये XD/4 दिया है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी x की वैल्यू 5 आ जाएगी, राइट, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी, और यही मेरे पास आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 22।
22 में आपको ये फॉर्मूला पता है, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में ये जो S1 S2 है, ये कह रहा है कि इसका ये वाले जो इंटरसेक्शन वाला सरफेस है उसका मुझे क्या निकालना है, रेडियस निकालना है। तो आपको पता है 1/r जो इंटरसेक्शन वाला है वो होता है 1/r1 माइनस 1/r2। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ये हो जाएगा 1/4 माइनस 1/5, 5 माइनस 4 डिवाइड बाई 20, 1/r। तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर, यानी इसके इन सेंटीमीटर में बोल रहा है, सब सेंटीमीटर में दिया है, तो 22 का आंसर कितना हो जाएगा, आंसर 20 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 कितना दे रहा है, 2 पैरेलल ग्लास प्लेट आर डिप्ड पार्शियली इन लिक्विड ऑफ डेंसिटी D, कीपिंग देम वर्टिकल इफ डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स x, सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड T, एंगल कॉन्टैक्ट थीटा है, देन द राइज ऑफ लिक्विड प्लेट ड्यू टू कैपिलरी। तो 2 पैरेलल ग्लास प्लेट है, यहाँ पे मेरे पास ये ट्यूब नहीं है, कैसा है, 2 पैरेलल प्लेट हैं। ये मेरे पास 2 पैरेलल प्लेट हो गया, राइट। ये 2 पैरेलल प्लेट हैं और 2 पैरेलल प्लेट के बीच में डिस्टेंस कितना दे रखा है, डिस्टेंस कह रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेट ये x है, और कह रहा है जो डिप पार्शियली द लिक्विड डेंसिटी कितना है यहाँ पे d है। लिक्विड की डेंसिटी मैं मान लेता हूँ कितना है यहाँ पे, लिक्विड की डेंसिटी d है, और इसको मैंने यहाँ पे इस तरह से अभी इस प्लेट को अंदर रख दिया, इसकी डेंसिटी कितनी है d है। अब चूंकि कैपिलरिटी के वजह से यहाँ पर जो सरफेस ऐसे बनेगा ये ऊपर उठेगा, मैं मान लेता हूँ कितने हाइट तक ऊपर उठा, ये हाइट h हाइट तक ऊपर उठा है, सही है, यहाँ तक बात क्लियर है। और यहाँ पे जो एंगल है वो थीटा दे रखा है, तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू मुझे पता करनी है। और 2 पैरेलल प्लेट, फाइंड द वैल्यू, ये x नहीं, ये फाइंड द वैल्यू a होगा, ये a की वैल्यू मुझे पता करनी है, ठीक है ना। a की वैल्यू पता करनी है तो पहले मैं h हाइट निकालता हूँ कि कितना आता है। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे जो मेरे पास फोर्स लग रहा होगा, ये फोर्स कितना होगा, ये एक बार देख लेते हैं। तो ये फोर्स होगा यहाँ पे और यहाँ पर, और यहाँ पे देखना अभी कितने लेंथ पे लग रहा है, x लेंथ पे लग रहा है, तो ये हो जाएगा tx और ये भी हो जाएगा tx। तो आप यहाँ पे देखना, ये जो लिक्विड कॉलम है, ये इस पे इस डायरेक्शन में ऊपर फोर्स कितना लग रहा है 2tx cos थीटा, और यहाँ पे इस h हाइट के लिक्विड की डेंसिटी कितनी हो जाएगी, सॉरी ग्रेविटेशन फोर्स कितना हो जाएगा रो जी इंटू वॉल्यूम, जो कि होगा h इंटू एक्स, और ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, तो 2tx cos थीटा इजकल टू रो जी एच एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू x से कट जाएगी, तो h की वैल्यू आ जाएगी 2t cos थीटा डिवाइड बाई डेंसिटी इसका d है, d इंटू जी आ जाएगा, राइट। अच्छा, ये वॉल्यूम हाइट h है, ये डिस्टेंस x है, और ये डिस्टेंस कितना होगा, ये लेंथ l मान लो, सॉरी एक बार मैं फिर से एक बार कर देता हूँ। मैंने ये फोर्स तो आपको पता ही चल गया, 2tx लगेगा, क्यों, क्योंकि ये वाले वायर पे ये लेंथ तो टोटल, ओ सॉरी ये लेंथ l है, ये तो x इन दोनों के बीच का डिस्टेंस था ना, तो ये 2t भी नहीं होगा, ये tx नहीं होगा। मैं एक बार फिर से निकाल देता हूँ, थोड़ा सा मैं यहाँ पे गलत कर दिया हूँ, ध्यान से देखते हैं क्या होगा कि यहाँ पे जो टेंशन लग रहा होगा t और t, तो ये लेंथ l मान लेता हूँ, तो ये TL लगेगा और ये TL लगेगा, और मेरे पास कॉन्टैक्ट एंगल ये थीटा है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी ये कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगा 2TL cos थीटा, है ना। इसका ये वाला कंपोनेंट, क्योंकि x वाला कंपोनेंट तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, और ये लेंथ मेरे पास टोटल है l, और ये डिस्टेंस इनके बीच का कितना है x है, और यहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा इस वाले कॉलम का h, जिसको ये वाला फोर्स बैलेंस कर रहा होगा, और m की वैल्यू कितनी होगी, डेंसिटी कितना है ऑब्जेक्ट लिक्विड का d इंटू जी इंटू टोटल वॉल्यूम, ये कितना हो जाएगा हाइट इंटू x इंटू लेंथ, यानी h x इंटू l, और ये दोनों इक्वेट कर दोगे 2tl cos थीटा इजकल टू डी जी एच एक्स इंटू एल, एल से एल चला जाएगा, तो h की वैल्यू कितनी आएगी 2t cos थीटा डिवाइड बाई डी जी एक्स। तो यहाँ पे जो a की वैल्यू आप देखोगे, a की वैल्यू 2 आ रहा है, यानी जो आंसर होगा वो 2 आएगा, ठीक है। एक बार 24 देख लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 24।
क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, द वर्क डन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ 1 मीटर लॉन्ग वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया 1 mm स्क्वायर। तो क्या कह रहा है, वर्क डन इंक्रीज, मतलब वर्क डन करना पड़ रहा है, इंक्रीज द लेंथ ऑफ 1 मीटर लॉन्ग वायर, 1 मीटर लॉन्ग वायर को इंक्रीज करने में, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है 1 मीटर mm स्क्वायर है, थ्रू 1 mm, इसको कितना डेल्टा एल इंक्रीज करना है, डेल्टा एल मुझे इंक्रीज करना है 1 mm, ठीक है। और y की वैल्यू कितना दे रखा है, y की वैल्यू दे रखा है 2 × 10⁻11, और ये जो वर्क डन है ये x की वैल्यू है, तो 10x की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो यहाँ वर्क डन का फॉर्मूला अगर आप देखोगे तो ये होता है हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, हाफ स्ट्रेस इंटू वॉल्यूम। तो हाफ स्ट्रेस कितना हो जाएगा, अच्छा स्ट्रेस तो मुझे पता नहीं है, स्ट्रेन पता है, तो स्ट्रेस y इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो ये कितना हो जाएगा y इंटू स्ट्रेन स्क्वायर, स्ट्रेस की जगह क्या लिख दूंगा y इंटू स्ट्रेन, तो ये आ जाएगा इंटू ये वॉल्यूम आ जाएगा, ये आ जाएगा हाफ इंटू y की वैल्यू कितनी है 2 × 10⁻11, स्ट्रेन कितना हो जाएगा डेल्टा एल बाई एल, डेल्टा एल है 1 mm और 1 mm का मतलब 10⁻⁻3, डेल्टा एल बाई एल, एल कितना है 1, इसका स्क्वायर इंटू वॉल्यूम कितना हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया जो कि है 1 mm स्क्वायर, यानी 1 × 10⁻6 mm को मीटर स्क्वायर में चेंज करना होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ 1, तो ये वैल्यू टोटल कितनी आ जाएगी, 2 से 2 चला जाएगा, ये कितना हो जाएगा 10⁻6 और ये 10⁻12, तो ये जो वर्क डन का वर्क डन है W, ये कितना आ जाएगा 0.1 जूल आ जाएगा, 0.1 जूल, तो वर्क डन 10 × m आ जाएगा 1 की वैल्यू, तो 10x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी, राइट। 10⁻11 -6 ये कितना हो जाएगा 10⁻12 और 11 0.1, तो 10x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 10W की वैल्यू आ जाएगी 1, तो ये आंसर मेरे पास इसका कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 एक बार चेक कर लें तो 25 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कह रहा है कि मेरे पास एक लेक है जिसकी मतलब डेप्थ कितना है 200 मीटर है, तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रबड़ बॉल है जिसका वॉल्यूम v है, इसको जब मैं यहाँ पे ले गया तो इसका वॉल्यूम चेंज हो गया, परसेंटेज चेंज हो रहा है 0.1% वॉल्यूम चेंज हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप डेल्टा v देखोगे ये कितना होगा 0.1 डिवाइड बाई 100 इंटू v आ जाएगा, इतना परसेंटेज चेंज हुआ। तो यहाँ पे जो बल्क मॉडुलस होता है, बल्क मॉडुलस होता है डेल्टा p अपॉन डेल्टा v बाई v, और डेल्टा p की वैल्यू कितनी हो जाएगी रो जी एच, यहाँ से यहाँ जाने में प्रेशर कितना चेंज हुआ इस लिक्विड के वजह से, डिवाइडेड बाई डेल्टा v बाई v की वैल्यू 0.1 डिवाइड बाई 100 आ जाएगा, राइट। रो की वैल्यू वाटर के लिए होता है 1000, g की वैल्यू 10, h है 200, डिवाइड बाई 0.1 बाई 100, ये कितना हो जाएगा 3 4 6 10⁻6 इंटू 2 इंटू ये 100 ऊपर चला जाएगा और 0.1 का एक पॉइंट ऊपर जाएगा, ये 10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2 × 10⁻9, और ये कह रहा है बल्क मॉडुलस की वैल्यू है a × 10⁻b, यानी a की वैल्यू 2 आ गई, b की वैल्यू 9 आ गई, तो a प्लस b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11 आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला मेरे पास 11 इसका आंसर हो जाएगा। थैंक यू बच्चा।